इंसान को बार बार सुधरने के मौके मिलते हैं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के भी मौके मिलते हैं। फिर भी कुछ लोगों को गलतियां करते रहने की आदत बन जाती है। यही आदत आगे चलकर उनसे बड़े बड़े पाप करवा लेती है और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। उनकी अंतरात्मा सो चुकी होती है जो उन्हें सही और गलत का फर्क समझाए। चंदा भी एक बिल्कुल आम लड़की थी। आम लड़कियों की तरह उसके भी सपने थे और अरमान थे। वो विभा से प्रेम करती थी और विवाह करना चाहती थी, लेकिन एक ही झटके में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया और पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ने की बजाय उसने बदला लेने का रास्ता चुना। गलतियों पर गलतियां करती गई और कई मासूम जिंदगियां बर्बाद कर डाली। लेकिन पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरता ही है। लेकिन वो दिन कब आएगा जब चंदा के किए पापों का हिसाब होगा? क्या भाग्य लक्ष्मी को न्याय मिल पाएगा? क्या मृगांक की ऐसी हालत बनाने के बाद चंद्रिका सचमुच भाग चुकी है? अधिपति कैलाश मृगांक की यह हालत देखकर बुरी तरह घबरा गए थे। सेवकों को साथ लेकर कार्तिक जब विश्वाजी के कमरे में पहुंचा तो वे बेसुध सो रहे थे। कार्तिक ने उन्हें जगाया। विश्वाजी उठिए। विश्वा ने धीरे से आंखें खोली तो कार्तिक का घबराया हुआ चेहरा उनके सामने था। वे अचकचाकर उठ बैठे और यहां वहां देखने लगे। क्या हुआ कार्तिक? कार्तिक बोला, मेरे साथ चलिए विश्वाजी, अधिपति आपको बुला रहे हैं। कार्तिक ने जानबूझकर उन्हें मृगांक के बारे में नहीं बताया था। विश्वाजी ने जब मृगांक को पत्थर की मूरत की तरह जड़ हुआ देखा तो कुछ देर तक तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर अधिपति की ओर देखकर बोले, अधिपति, ये सब उसी जादूगरनी का किया धरा है। जादूगरनी? पाणिक और अधिपति ने एक साथ कहा। विश्वाजी एक गहरी सांस छोड़कर बोले, हाँ, जादूगरनी। वो चंद्रिका कोई आम लड़की नहीं है, भयानक जादूगरनी है। अधिपति जल्दी से बोले, तो उसे बुलाकर कहिए विश्वाजी कि वो मृगांक को ठीक करे। विश्वा ने सर हिलाते हुए कहा, अब क्या वो यहीं बैठी रहेगी? कल रात ही उसने मुझसे ऐसे ही किसी परिणाम के लिए तैयार रहने को कहा था। उसने मुझे धमकी दी थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कार्तिक के जगाने पर ही मेरी आंखें खुली हैं। अधिपति के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराई आवाज में बोले, हम देवयानी बेटी को क्या जवाब देंगे? पाणिक बोला, लेकिन मृगांक भी कोई आम इंसान नहीं है। फिर उसने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ मृगांक। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विश्वाजी बदहवास से बोले, अधिपति, प्रकाशनगर, हमें जल्दी से जल्दी प्रकाशनगर पहुंचना होगा। कहीं वो मेरे परिवार को कोई नुकसान न पहुंचाए। कुछ ही क्षणों में उन सब ने रथ तैयार करवा लिए और मृगांक को एक रथ में लिटा लिया। इस बीच सेवकों ने पूरा महल छान डाला था, लेकिन चंद्रिका का कोई नामो निशान तक वहां नहीं था। सभी लोग रथों में सवार होकर निकलने ही वाले थे कि एक सेवक हांफता दौड़ता बाहर आया। अधिपति, विश्वाजी, वो बुढ़िया। विश्वा और अधिपति रथ से कूदकर बाहर निकल आए। अधिपति ने बाहें सिकोड़ कर पूछा, कौन बुढ़िया? चंद्रिका की मां, वो पीछे वाले बाग में एक कुएं के पास मिली है। सेवक ने उत्तर दिया। विश्वा और अधिपति ने एक साथ कहा, क्या? वो अपनी मां को छोड़कर चली गई? तब तक दो सेवक बुढ़िया को वहां ले आए थे। विश्वा ने उससे पूछा, तुम्हारी बेटी कहां चली गई माताजी? बुढ़िया की आंखों में आंसू थे। उसने विश्वा की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, वो मेरी बेटी नहीं है विश्वाजी। ये एक और झटका था। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अधिपति ने धीरे से विश्वा से कहा, हो सकता है ये झूठ कह रही हो। विश्वा ने जवाब दिया, अब इसके झूठ सच की परीक्षा भी प्रकाशनगर पहुंचकर ही होगी। विश्वा ने बुढ़िया को भी एक रथ में बिठाने का आदेश दिया और सब प्रकाशनगर की ओर चल पड़े। उधर सोमसेन और उसके साथी आगे की यात्रा पर चल पड़े थे। अधीश का मन अब कुछ ठीक था। वैसे भी नींद एक ऐसी मरहम है जो बड़े से बड़े जख्मों का दर्द भुला देती है। अधीश भी नए दिन में नए संकल्प के साथ जागा था। अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना हार नहीं मानूंगा। लेकिन पुराने किले में आगे बढ़ना कोई आसान काम तो था नहीं। सैकड़ों साल की यात्रा में किले का ज्यादातर भाग खंडहर में बदल चुका था। जगह जगह झाड़ियां उगाई थीं और उन्हें साफ करके ही आगे बढ़ने की जगह बनाई जा सकती थी। ज्वालादत्त ने सबको सावधान किया। झाड़ियों और खंडहर की दरारों में घातक जीव जंतु हो सकते हैं। जरा सी अनदेखी और फिर हमारे शक्तिशाली मंत्र भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
इसलिए सावधानी रखना। सबने उनकी बात पर हामी भरी। अधीश, समीर और भूमसेन आगे चल रहे थे और झाड़ियों को एक बड़े डंडे से हिलाकर उनमें आग लगाते जा रहे थे। ज्वालादत्त सबसे पीछे थे। वे झाड़ियों के राख होते ही उस पर पानी भर देते ताकि आग फैल न जाए। आग फैलते ही किले के भीतर के सामान को नुकसान पहुंच सकता था। कुछ देर बाद अधीश को महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सोमसेन बोला, क्या हुआ अधीश, रुक क्यों गए? जल्दी चलो, हमें शाम से पहले ही किले के भीतर प्रवेश करना है। अधीश ने पलट कर देखा और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा है। इतना कहकर वो अपनी जगह से हटकर दल के सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके साथ ही सभी पलट गए। अब बाहर की तरफ से वो सबसे आगे खड़ा था। ज्वालादत्त उसके पीछे, फिर सोमसेन और सबसे पीछे समीर और भूमसेन। लीमा और हुजूम जरूरी सामान लेकर काफी आगे निकल गए थे। अधीश के साथ ही ज्वालादत्त भी ध्यान लगाकर सुनने लगे। उन्हें भी कुछ आहट सी सुनाई दी तो वे सोमसेन से बोले, सोमसेन, अधीश ठीक कह रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। उनकी बात पूरी करने से पहले ही अधीश ने मंत्र पढ़कर हाथ उठाया। तड़ित चाल। अधीश जोर से चिल्लाया। आसमान से लपलपाती हुई बिजलियां टूट टूट कर जमीन की ओर गिरने लगी, लेकिन जमीन को छूने से पहले ही किसी ने उन्हें काट दिया। ये देखकर सभी सावधान हो गए। अब की बार सोमसेन चिल्लाया, जो भी हो सामने आए, अपनी मौत की आंखों में आंखें डालकर देखे। एक भयानक हंसी वातावरण में गूंजी। देखो तो चंडक, कौन हमें धमकी दे रहा है। इस आवाज के साथ ही दो व्यक्ति सामने प्रकट हुए। अपना चोंगा उतारते ही वे सबको दिखाई देने लगे। अधीश ने ये अदृश्य चोंगा पहली बार देखा था। वो नजरें गड़ाकर उनकी ओर देख रहा था तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, देखो मुंडक, सोमसेन किस बच्चे को अपने साथ लाया है। आंखें फाड़ फाड़ कर हमारे चोंगे को देख रहा है। दोनों फिर हंसने लगे। फिर मुंडक बोला, बच्चे, ये चोगा चाहिए तुझे, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि तेरे कान बहुत तेज हैं। अधीश ने जल्दी से अपनी आंखें फेर ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अजीब लोग हैं कौन। ना तो उसने पहले इनका नाम सुना था, ना ही तरंगम में कभी उनको देखा था। लेकिन अधीश को पता था कि पुराने किले का आकर्षण दूर दूर से मांत्रिकों को अपनी ओर खींचता रहा है। अब इन स्वतंत्र घूमने वाले मांत्रिकों के पास सिद्धि यंत्र और मंत्र प्राप्त करने का इससे अच्छा मौका कहां मिलता। सो अन्य बहुत से लोगों की तरह ये दोनों भी यहां चले आए थे। सोमसेन अब तक चुपचाप खड़ा था। समझ में उसे भी नहीं आ रहा था कि ये कौन है और उसका नाम कैसे जानते हैं। दोनों एक बार फिर हंसे, लेकिन अब की बार ज्वालादत्त की गर्जना ने उस हंसी को बीच में ही रोक दिया। कौन हो तुम दोनों और यहां क्या कर रहे हो? अब अचरज में पड़ने की बारी ज्वालादत्त की थी जब चंडक बोला, शांत रहो ज्वाला, परिचय भी मिल जाएगा, लेकिन पहले इस बच्चे के साथ थोड़ी देर खेल तो लें। अधीश ज्वालादत्त का बहुत सम्मान करता था और इसीलिए चाहते हुए भी उनके सामने वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। लेकिन ये आगंतुक तो जैसे उसे छेड़ने पर ही तुल गए थे और दल का मुखिया होने के नाते सोमसेन को उनसे निपटना चाहिए था और उन्हें सोमसेन से ही बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन दोनों का ध्यान सिर्फ अधीश की ओर ही था और इसका कारण भी वो जल्दी ही समझ गया। उसकी उम्र और अनुभव कम जानकर वे अधीश को कमजोर समझ रहे थे। ज्वालादत्त और सोमसेन से सीधे भिड़ने की हिम्मत तो अच्छे अच्छों में नहीं थी और इसीलिए वे अधीश को ही पहले निशाना बनाना चाहते थे। उनकी बातें सुनकर ज्वालादत्त का पारा चढ़ गया। वे गरज कर बोले, जिसे तुम बच्चा समझ रहे हो वो भी हमारे ही दल का सदस्य है और किसी एक पर भी हमला करने से पहले यह अच्छी तरह समझ लेना कि ज्वालादत्त तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। चंडक और मुंडक की हंसी गायब हो गई और चेहरे पर एक विभत्स और क्रूर भाव आ गया। मुंडक बोला, क्यों, हमारे जीवन को भी अपनी पुश्तैनी संपत्ति समझ लिया है क्या? हम वे साधारण मांत्रिक नहीं हैं जो तुम्हारे रसजीव से ही घबरा कर भाग जाएं। हम पहले तुम्हें ही यहां से निकालेंगे और सबसे पहले इस नए आए हुए नन्हे मांत्रिक को। अब सोमसेन ने कमान संभाली। मुस्कुराते हुए बोला, ज्वाला जी शांत रहिए। यदि इन्हें अधीश के साथ खेल खेलने का ही शौक हो रहा है तो खेलने दीजिए ना। शायद मरने से पहले यही इनकी आखिरी इच्छा हो।
ये सुनकर ज्वालादत्त के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वे बोले, हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि इनकी मौत ही इन्हें यहां खींच लाई है। फिर अधीश की ओर देखकर बोले, जाओ बेटे, इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो और अंतिम पुरस्कार देने से पहले परिचय जरूर पूछ लेना। अधीश ने ज्वालादत्त की ओर देखा, धीमे से मुस्कुराया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ज्वालादत्त ने सबको पीछे हटने का इशारा किया और खुद भी दूर जाकर खड़े हो गए। आज वे एक बार फिर अधीश की योग्यता को देखने जा रहे थे। अधीश ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और चंडक और मुंडक के सामने तनकर खड़ा हो गया। हाँ तो कहिए, कौन सा खेल खेलेंगे आप, जीवन मृत्यु? चंडक और मुंडक ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ ही अधीश पर टूट पड़े। चंडक ने एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल आसमान से शोले बरसने लगे। अधीश के चारों ओर आग ही आग थी, लेकिन तभी वो सबकी आंखों से ओझल हो गया। सबने चारों ओर नजरें घुमाई, लेकिन अधीश कहीं नहीं था। चंडक हैरान होकर यहां वहां देखने लगा। इतनी भीषण आग के बीच से अधीश कब निकला और कहां गया? ज्वालादत्त और सोमसेन भी हैरान परेशान से खड़े हुए थे। आखिर अधीश पल भर में ही कहां गायब हो गया? उधर सुबह होते ही देवयानी ने अपने सेवकों को आदेश दे दिया था कि उसे प्रकाश नगर पहुंचा दिया जाए। मेजिनी ने हाथ जोड़कर उसे समझाने की कोशिश की। रानी बिटिया, मृगांक जी ने मुझे आपकी जिम्मेदारी सौंपी है और साफ कहकर गए हैं कि आपको कहीं जाने न दिया जाए, और इस अवस्था में वैसे भी आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन देवयानी की जिद के आगे तो विश्वनाथ पुरोहित की भी नहीं चलती थी। हार मानकर मेजिनी और मिनुकी भी उसके साथ हो गए। जंगल के रास्ते से ही उन्हें प्रकाश नगर तक जाना था। सफर लंबा था और रास्ता खतरनाक, लेकिन उन वन निवासियों के लिए जंगल ही सबसे सुरक्षित जगह थी। फिर भी मिनुकी बहुत धीरे धीरे ही रथ हाँक रहा था। दोपहर तक वे आधे रास्ता ही तय कर पाए थे कि अचानक घोड़े रुक गए। मिनुकी ने उतरकर सामने देखा तो पाया आगे रास्ते में बड़ी सी खाई है। ये खाई पहले तो यहां कभी नहीं थी, उसने सोचा। फिर मेजिनी से कहा, बाहर आओ और इस खाई को भरने में मेरी मदद करो। मेजिनी देवयानी को रथ में अच्छी तरह लिटाकर बाहर निकल आई। मिनुकी बड़े बड़े पेड़ उखाड़ने लगा और मेजिनी उन पेड़ों को खाई में डालने लगी। थोड़ी ही देर में जब खाई भर गई तो मिनुकी वापस रथ, लेकिन मेजिनी ने जैसे ही रथ की पालकी के पर्दे हटाए, उसकी चीख निकल गई, देवयानी, मिनुकी, देवयानी यहां नहीं है। बदहवास सा मिनुकी कूद कर उतरा और रथ के आसपास देखने लगा। दोनों पति पत्नी घबराकर यहां वहां भाग भाग कर देख रहे थे, लेकिन देवयानी का कोई पता नहीं था। मेजिनी सर थाम कर बैठ गई। मैंने कितना समझाया था, लेकिन वो किसी की बात सुने तब ना। मिनुकी बोला, अब रोने से कोई फायदा नहीं। ये सोचो कि स्वामी को हम क्या जवाब देंगे। कहां खोजे हम रानी जी को? तभी मेजिनी को एक उपाय सूझा। तुम रथ लेकर जल्दी से जल्दी प्रकाश नगर पहुंचो और स्वामी को खबर करो। तब तक मैं यहाँ जंगल में रानी जी को खोजती हूँ। किसी जंगली जीव, पक्षी या वनवासी ने कुछ तो देखा ही होगा। मिनुकी को पत्नी की बात उचित लगी। ठीक है, तुम मेरे वापस आने तक कुछ पता करने की कोशिश करना और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर मिनुकी वहां से चला गया और मेजिनी जंगल में चारों ओर घूमकर देवयानी को खोजने लगी। लेकिन देवयानी तो ऐसे गायब हुई थी जैसे वो कभी यहां आई ही नहीं थी। मेजिनी ने एक एक जानवर और पक्षी से उनकी बोलियों में पूछा, लेकिन देवयानी को किसी ने नहीं देखा था। आखिर कहां चली गई थी देवयानी? एक और मृगांक का वो हाल था और अब देवयानी। क्या एक प्यारा परिवार इस तरह बर्बाद हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।